अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने शुरू करना है चैप्टर नंबर 2 ऑफ फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर। आप लोगों का एनईटी बहुत करीब है। आप लोगों का जिन काफ़ी लड़कों ने 1 जुलाई आखिरी डेट समझ के सिलेक्ट भी कर दिया है। एनईटी करीब है, आप लोगों को थोड़ी एक्साइटमेंट भी होएगी, एंजाइटी भी होएगी कि क्या होगा। जिन जिन लोगों ने एनईटी को गोल बनाया हुआ है उनके लिए तो ये ज़ाहिर सी बात है, उनको एंजाइटी तो हो रही होगी, उनको रात को नींद नहीं आती होगी कि उनके एनईटी का क्या स्कोर बनेगा, उनका क्या बनना है आगे। तो ज़ाहिर सी बात है, एक बंदे को जब उसका फ्यूचर जिस पे वो क्वेश्चन बना हुआ हो कि अब वो नस्ट जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके साथ ये तो होगा। और नस्ट काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत लोगों का ड्रीम होता है वहाँ पे जाना। तो अगर आप लोगों का वहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है। हमें तो आप लोगों ने पैसे दिया पढ़ाने के लिए, हमें इससे क्या मिलना है, हमने आपको पढ़ाना है। आप लोगों का एडमिशन होगा, फ़ायदा आप लोगों का होगा, हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। तो लाल के पहले ही 165 नंबर है, उसका एडमिशन हुआ है, उसको क्या चाहिए कि वो दूसरों को पढ़ाए और दूसरों को क्या नाम है एडमिशन कराए। वो तो बस चाहता है कि उसके साथ के लोग भी आगे जाएँ, नेक्स्ट के अंदर एडमिशन हो। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम किसी से ये नहीं चाहते कि उसका एडमिशन हो, हम तो बल्कि पढ़ा रहे हैं ताकि सबका एडमिशन हो जाए। तो आगे आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी एडमिशन होगा। ये बात कभी नहीं हो सकती कि आपने मेहनत की हो और कोई ऐसा लड़का जिसने मेहनत ना की हो वो आपकी सीट ले जाए, या कोई ऐसा लड़का जो दिन में आधा घंटा पढ़ता हो और आप 2 घंटे पढ़ते हो और उसको एडमिशन मिल जाए, आपको एडमिशन ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ और इसी आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर, ताकि आप लोग ज़रा गौर से और अब अपने जज्बे जुनून के साथ पढ़ें आगे। मुझे क्योंकि लग रहा था वीडियो से लोग अब कम देखने लगे हैं, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा बहुत आप लोगों के अंदर की गैरत को जगाऊँ, आप लोगों को यकीन दिलाऊँ कि आपका एडमिशन हो सकता है। आप अपनी होप तो ना छोड़ो, वीडियोस देखो, इंशाल्लाह कोशिश करो, होगा आपका एडमिशन। ये क्या बात हुई कि बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे यकीन रखो, आप कर सकते हो हर चीज़। इंसान कैन मेक एनीथिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। चलो लेक्चर शुरू करते हैं वेक्टर्स का। सेकंड चैप्टर के अंदर डिस्कशन है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की तो बहुत छोटी सी डिस्कशन है और इतनी हमने इसकी डिटेल में करनी भी नहीं है। हमने बस कंडीशन पढ़नी है कब कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, और उसके अंदर थोड़ी बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिस्कशन वेक्टर्स किया है। और जो लोग मैथ्स के हैं, इंजीनियरिंग वाले, उनको तो वेक्टर्स उन्होंने फ़र्स्ट ईयर में वैसे भी पढ़े हुए, उनको इस चैप्टर की वैसे ही काफ़ी नो हाउ होएगी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। असल मसला इसके अंदर आता है बायो वालों का। जब वो मैट्रिक्स बना के हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना, वो घूम जाते हैं उसके अंदर, वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो उनके लिए कैलकुलेशन का मसला आता है। लेकिन मैथ्स वालों के लिए ये इसमें आसानी होती है कि वो जल्दी सारा कुछ कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, वेक्टर कैन बी represented in a coordinate plane, ऐसे करके किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ऐसे करके एरो के साथ। एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन और लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट करती है उसका मैग्नीट्यूड। और अगर हमने इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कोई भी सिंबल जैसा वेलोसिटी है, वेक्टर है, उसके ऊपर हम ऐसे करके लाइन लगाते हैं या एरो लगाते हैं। ये तो सबको पता ही होगा, 9 से पढ़ते आ रहे हैं वेक्टर। छोटी छोटी चीज़ों में मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो अब शुरू करते हैं। वेक्टर्स के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप लोग, अभी मैंने डिवीजन बोला है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि वेक्टर्स के अंदर डिवीजन होती ही नहीं है। वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। और अगर एमसीक्यू ये आता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो डिवीजन सिर्फ ऐसा ऑपरेशन है जो वेक्टर्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। वेक्टर्स, ये एमसीक्यू है, वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
उसके बाद जो इसकी सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है ना, इसके भी डिफरेंट वो हैं, मेथड्स हैं, स्पेशल रूल्स हैं इनको ऐड करने के लिए। स्केलर तो सिंपल अर्थमेटिक रूल्स के साथ ऐड हो जाते हैं, लेकिन जो वेक्टर है ना वो सिंपल उसके साथ ऐड नहीं होता, उसके लिए स्पेशल रूल हैं। रूल क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो हमने पढ़ा है, वो एक रूल है वो हेड टू टेल रूल। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ज्वाइन द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। इससे ये होगा ए है तो ये बी है। अब इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन जब हम करेंगे ना, जो नया वेक्टर हमारे पास आएगा, ये नया वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट सेम एज इट इज़ वैसा होगा जैसा ए प्लस बी का होगा। अगर ये वेक्टर आर है तो ये किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के। अब एक क्वेश्चन आता है, if a equals to 5 and b equals to 2 और a plus b equal है 3 के, when it will be possible? ये हमेशा तभी पॉसिबल होगा जब ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है? इनके बीच में 180 डिग्री का वो डिफरेंस होगा। अगर ए ऐसे है तो बी ऐसे होगा, तब जाके आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसका आंसर क्या है? 180 डिग्री। और अगर यही आ जाता 5 + 2, यहाँ पे आ जाता 8, तो ये यहाँ पे मतलब ये इसके अंदर एंगल क्या हो जाता? 0 डिग्री। अब इसी से एक नया क्वेश्चन जनरेट होता है, हमें रिज़ल्टेंट वेक्टर की रेंज पता होना चाहिए। रेंज क्या है? रिज़ल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है r, अगर रिज़ल्टेंट है तो इट शुड बी ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू a प्लस बी एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी। इसके बीच में इसकी रेंज होती है। ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक सवाल आता है, वो कहते हैं कि इफ़ a इक्वल्स टू 8 b इक्वल्स टू 11, ठीक है, तो what r could be r? अब नीचे उसने दे दिए हैं, अब उसने एंगल शेंगल का कुछ नहीं बताया। नीचे उसने दे दिया है 20, 30, 15 और 2। अब हमें रेंज का पता है। रेंज क्या होगी? अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू के दरमियान इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 3 आता है, ऐड करो 11 आता है, इसके बीच में इसकी रेंज होनी चाहिए। इसके बीच में देख लो, सॉरी ऐड करो 19 आता है। कौन सा है? सिर्फ ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ये वाला आंसर है, बाकी सारे नहीं हो सकते। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन था। फिर अब अगर हमें पता हो कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ऐसे, ये एक वेक्टर था a, इसका मैग्नीट्यूड था 5n, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं, लेकिन रे ये 5 है नहीं, तो क्या वेक्टर वही रहेगा? वेक्टर वही नहीं रहता, वेक्टर फिर डायरेक्शन के साथ चेंज होता है। इसीलिए तो कहते हैं एक अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक बॉडी सर्कल के अंदर इवॉल्व कर रही है तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। हालांकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कर रही है, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन है। क्यों है? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन जब चेंज होती है तब वो भी चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी या वेक्टर भी चेंज होता है। अच्छा, अब एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, हम रिज़ल्टेंट फाइंड कैसे करते हैं? रिज़ल्टेंट फाइंड करने का एक जो जनरल तरीका है ना, वो ये है, जो हम एडिशन वाला होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब ये थीटा क्या है? उन दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल। ये अगर मैं इस थीटा की जगह 0 डाल दूं, जो हमने कंडीशन पढ़ी थी 0 के ऊपर ऐड हो जाता है, तो क्या बनेगा? ये नहीं बनता a + b + 2ab, ये क्या बनता है? a² a + b होल²। और ये जब काटें तो a + b बनता है ना, तो ये उस चीज़ को प्रूव कर रहा है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वो कहता है कि इफ़ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन
and a force of 20 न्यूटन are acting at 30 एंगल to each other, एंगल उसने दे दिया 30, what is the net effect of the force। तो हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 100 10 का स्क्वायर 200 फिर cos 30, cos 30 क्या होता है, या वो cos 60 दे दे, अगर 60 cos 60 1/2 होता है, और यहाँ पे 2 × 10 × 20, आगे क्या आएगा cos 60 1/2, ठीक है, ये कैंसिल, ये बन गया 100 + 400 + 2 × 200, तो ये क्या आ गया 600 अंडर रूट 700, ये आंसर है हमारा, सही है। फिर हम जब किसी भी वेक्टर के अंदर वेक्टर के दरमियान में एंगल की मेजरमेंट करते हैं ना, एंगल की मेजरमेंट तो हमने हमेशा कैसे करनी है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, वो कहता है कि इसके दरमियान एंगल कितना है, हमने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो यहाँ से यहाँ ऐसे मेजरमेंट करनी है। अगर वो ऐसे पूछ ले इसका कितना है, तो हमने क्या एंटी क्लॉकवाइज, या तो यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज यही है, अगर बाहर का पूछे तो यहाँ से यहाँ ऐसे, कभी भी क्लॉकवाइज नहीं करनी, ये गलती होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर, सही है। उसके बाद अब जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर के काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं प्लेन के अंदर। अब ये एक वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर है, इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू मैनी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स वो होते हैं जब हम उस कंपोनेंट्स को ऐड करें ना तो वो वेक्टर बन जाए। जिस तरह अगर हम ऐसे देखें, ऐसे दो हमने वेक्टर बनाए, एक ये था और एक ये था, सही है, और एक ये। अब ये वाला वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये वाला। तो इस वेक्टर के अगर हम कंपोनेंट देखें तो वो क्या है, ए और बी, क्योंकि ए प्लस बी करें तो वो वेक्टर मिल रहा है। ऐसे वेक्टर्स जो मिला के दूसरा वेक्टर बना दें वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर, तो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होते हैं, फाइनाइट कंपोनेंट, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो 2 डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशन में हो। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हो जाए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के भी 90 डिग्री पे हों और उसके भी 90 डिग्री, दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, जो कि आपस में 90 डिग्री पे हों। तो ऐसे कंपोनेंट्स अगर 2D प्लेन में देखें तो सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और अगर 3D में देखें तो 3 होते हैं। टू डी के अंदर सिर्फ एक एंगल होता है थीटा, 3D के अंदर 3 एंगल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ठीक है। अब इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम रिज़ॉल्व कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम रिज़ॉल्व कैसे करते हैं। अब एक वेक्टर था ये ऐसे करके, ये एक वेक्टर था, अगर इसको हम प्लेन में लें कि ये प्लेन है, ठीक है, ऐसे ही ले लो बल्कि, अब एक ये इसका कंपोनेंट गिरेगा ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। इस वाले कंपोनेंट को क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसको ए वाई कह दो और इसको ए एक्स कह दो, आपस में ये 90 डिग्री पे हैं। इन पे लगाओ पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम लगाओ, इसको आर ही ले लो, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, सही है। अब रिजल्टेंट और इसमें एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम tan थीटा इक्वल्स टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, सही हो गया। और अगर हमने अकेला अकेला कंपोनेंट निकालना हो, अकेला अकेला यहाँ से कंपोनेंट, हमें पता है साइन किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस ओवर
इसको अगर आर की जगह ए ही ले लो क्योंकि हमने उसको ए से रिप्रेजेंट किया ना, और परपेंडिकुलर और ओवर हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा आ जाएगा ऐसे ए एक्स ओवर ए उधर जाके मल्टीप्लाई करा दो तो हमारे पास ए एक्स निकालने का तरीका आ गया। फिर साइन थीटा किसके इक्वल होगा इस ट्राइंगल के लिए, ए वाई ओवर ए को उधर जाके मल्टीप्लाई करा दो ए साइन थीटा, सही हो गया। इस तरह हम इनके कंपोनेंट्स को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है एनईटी के अंदर कि फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विद मैग्नीट्यूड 10 विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा ऑफ 30 डिग्री। हमने कौन सा है बताना है, एक्स अगर कंपोनेंट बताना है, एक्स कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, ए कॉस 30, ए कितना है 10 √3/2, ये क्या हो गया 5 √3। फिर ए वाई कितना होगा, तो ए साइन थीटा 30, 10 × 1/2 काट दो 5 आ जाएगा, सही है। अब फिर आता है एडिशन। ये एक बड़ा अच्छा एमसीक्यू आया मेरे जहन में जो कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। पेपर के अंदर एनईटी के अंदर सवाल आता है व्हाट इज़ द रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। बच्चे देखते हैं एमसीक्यू के अंदर लिखा हुआ सब्ट्रैक्शन ठोक देते हैं। एडिशन का वेक्टर्स के अंदर उलट या इन्वर्स एडिशन का कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं है। इसका क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। एडिशन में हम क्या करते हैं, हम दो वेक्टर्स को एडिशन में हम क्या करते हैं, एडिशन के अंदर हम करते हैं दो वेक्टर्स का एक वो बनाते हैं वेक्टर, ऐसे करके एक वेक्टर बना। रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, एक वेक्टर दो वेक्टर एक वेक्टर ऐसे करके उसको हम तोड़ते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर, अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर जब तोड़ते हैं या ऐसे करके, ये वेक्टर इस कंपोनेंट में टूटा है, ये उसको मिला दो बल्कि ऐसे करके, इसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये एडिशन का इन्वर्स होगा। ये एडिशन का वेक्टर्स के अंदर इन्वर्स कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। एडिशन का इन्वर्स क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हाँ एक बड़ा अच्छा वो है पैरेललोग्राम रूल, वो जो मैंने अभी बताया है ना कि अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना हो रिजल्टेंट का तो हम किस उससे निकालते हैं, उस फार्मूले का नाम क्या है, पैरेललोग्राम रूल। ये जो फार्मूला भी हमने किया नहीं था, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, इसका नाम है पैरेललोग्राम रूल। सही हो गया। उसके बाद ये हमें बताता क्या था कि अगर किसी भी एंगल के ऊपर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हों तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम ए और बी वो दो वेक्टर और उनका एंगल लेंगे और इस फार्मूला में पुट कर देंगे। और अगर यही बात सब्ट्रैक्शन में हो रही हो, वैसे तो हमें एंगल पता हो ना, तो बस एंगल डालो तो एंगल के मुताबिक हम थीटा को चेंज करेंगे, थीटा पे -1 होता है तो खुद ही वो फार्मूला को चेंज कर देगा। लेकिन अगर कोई बच्चा थोड़ा सा है तो वो डायरेक्ट अपनी तरफ से माइनस लगा ले, लेकिन फिर थीटा के अंदर वो एंगल पुट ना करे, फिर थीटा के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पुट करे। इस कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको जो एंगल, अगर हाँ वो ये कह देता है कि वो क्वाड्रेंट उसका चेंज है, फिर आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा साइन का, लेकिन वो कभी कहता नहीं है। और सिंपल रेंज जो एंगल वो देता है वही डालें। 180 देता है तो 180 डालें, -1 के साथ वो 180 का क्या मतलब है कि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपस में, बस 180 डालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको उसके अंदर। आपने क्या करना है, अगर 180 आ जाए, ये वो दे देता है A18 B11, पूरा आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में कहता है थीटा है 180, तो आपको पूरा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब 180 आ जाए डायरेक्ट इसको इससे माइनस कर दो, 7 आ जाएगा, टाइम बचेगा। इससे टाइम बचाना है, हमने पूरे फार्मूले याद करके रट लेनी है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा सीधा पूछा है, फिर वो अगर 0 तब भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 29। सही है ना।
फिर आता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट वो होता है जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं तो हमें एक स्केलर वैल्यू मिले, a डॉट बी एक स्केलर वैल्यू दे दे कोई भी, और इसका फार्मूला क्या होता है? हम ऐसे निकालते हैं इसको, ए बी कॉस थीटा। इसके अंदर कंपोनेंट कौन सा आता है? इसके अंदर वो वाला कंपोनेंट होता है जो कि पैरेलल होता है ए के, और बी ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर कोई दूसरा वेक्टर ही आता है। और इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट आता है? जो कि परपेंडिकुलर हो बी के, सॉरी ए के, और साथ में क्योंकि वेक्टर है तो एक वेक्टर के लिए वो आती है, क्या नाम है, एक पोजीशन का वेक्टर आता है साथ। सही है। अब इसके सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके सवाल को, कैसे कैसे सिंपल भी होते हैं लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। एक तो ये सवाल है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी क्रॉस ए। सही है। तो ये तो कभी होता ही नहीं है, कभी भी इक्वल नहीं होता ये। हाँ, ये तब एक हो सकता है जब साइन ज़ीरो आता है ना, तो उस पर ज़ीरो हो जाए, लेकिन ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। फिर आता है ये इक्वल किसके होता है? ये ऐसे होता है इक्वल। सही है, तब इक्वल होता है। और फिर वो पूछता है जब ये कंडीशन हो तो इसके अंदर एंगल कितना होता है? तो बच्चे देखते हैं माइनस लगा हुआ है, 180 होगा, 180 लगा देते हैं, तो 180 नहीं होता, इसके अंदर एंगल होता है 0 डिग्री। कैसे है ये भी मैं बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये था ना एक ए क्रॉस बी, ये इसका था वेक्टर, सही है, हमने कर दिया बी क्रॉस ए, तो वो उसका वेक्टर नीचे चला गया, लेकिन हमने साथ ही उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला वेक्टर वापस ऊपर आ जाएगा ऐसे। अब इसके अंदर देखो 0 डिग्री नहीं है, ये आंसर है। सही है। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आता है कि वो कहता है ए डॉट बी इक्वल है 10 के, थीटा है हमारे पास 60, बी है हमारे पास 2, फाइंड ए। हम क्या करेंगे, 10 इक्वल्स टू 2a cos 60 क्या होता है 1/2, ये कैंसिल, a कितना आ गया 10 इस तरह सिंपल सा है। फिर वो हमें सारी चीज़ें दे देता है, वो कहता है एंगल कितना है। अच्छा, अब इसमें ये बात भी याद होनी चाहिए, अगर एंगल 0 होगा ना cos के लिए, cos के अंदर अगर एंगल 0 होगा, एंगल 0 का क्या मतलब है कि वो पैरेलल होंगे, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है, अगर ए के साथ ए ही हो रहा है ना, तो वो एक स्क्वायर देगा। लेकिन यही बात अगर उसमें आ जाए ए क्रॉस के अंदर, तो वो 0 दे देगा, नल वेक्टर। अब ये मैंने बात 0 लिखी, ये ठीक नहीं है, ये 0 नहीं होता, ये होता है नल वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरा खुद गलत हुआ था, मैंने 0 कर दिया था। असल में 0 नहीं होता, नल वेक्टर होता है। उसके अंदर 0 की ऑप्शन भी होती है, नल वेक्टर की भी होती है। क्रॉस प्रोडक्ट की जहाँ पे भी बात है वो 0 कभी नहीं होगा, वो हमेशा नल वेक्टर बनेगा, और डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। फिर इसके सवाल बहुत आते हैं। हमें पता है कि हम जो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाई एक्सिस की तरफ होता है उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो के एक्सिस की तरफ होता है उसको के से जेड एक्सिस को के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आए इसमें और इसमें आपस में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सही है। जब इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 0 आता है, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे अगली टर्म आती है, के आ जाएगा। मतलब कैसे पता चल, अगर हम इसको ये इसका और इसका लेंगे तो के आएगा, जे और के का लेंगे तो आई आएगा। लेकिन अगर ऑर्डर उल्टा कर दें, के और जे का लेंगे तो माइनस आई आएगा, जे और आई का लेंगे तो माइनस के आएगा। इसको हम असल में एक सर्कल से लिखते हैं ऐसे करके ना, मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। आई जे के। अब अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ये क्लॉकवाइज है तो नेक्स्ट आता रहेगा आई और जे, तो के आ गया, के और आई तो जे आ गया, जे और के तो आई आ गया। लेकिन जैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज होंगे, वो वाली नेक्स्ट टर्म तो आएगी, जे और आई को करेंगे तो के तो आएगा, लेकिन साथ माइनस भी आएगा एक। ठीक है। इस तरह के बड़े मज़े के सवाल आते हैं। जैसे वो कहते हैं 6i
इंटू 9j। सही है। अब वैसे तो इसका क्या तरीका है, हम एक वो मैट्रिक्स बनाते हैं और करते हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर इस तरह की ऑप्शंस गिवन हो ना, ऑप्शन एक है 7i, एक है 9j, एक है 10k और एक है नन, तो हमने वो वाली ऑप्शन करनी है। डायरेक्ट हमने क्या देखना है, आई और जे को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो के वेक्टर आता है, ये और ये तो हो ही नहीं सकते, तो इसका आंसर के वाला ही होगा, तो ये वाला भी ध्यान से देखना है। सही है। फिर अगर दो वेक्टर आ जाए लंबे लंबे इस तरह 7i + 4j और इधर आ जाए 9i + 10j + 4k, तो पहले वो क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने का सीधा क्या तरीका है, इसको इस आई वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कराओ, ऐड करो, फिर 4j वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। 7 9s are +40 96। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं उसका थोड़ा सा लंबा तरीका है, लेकिन वो भी जब क्यों मैथ्स वालों को तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है करने की। ऊपर लिखते हैं हम आई जे के, नीचे 7 4 0 7 9 10 4। आई की जगह क्या आ जाएगा, आई की जगह आ जाएगा 16 माइनस जे की जगह क्या आ जाएगा 4 × 7 28, जे प्लस के की जगह क्या आ जाएगा 70 माइनस 4 × 9 36, 70 माइनस 36 के। सही है। तो ये 16i माइनस 28 जे प्लस ये हो जाएगा 34 के। सही है। इस तरह करके निकालते हैं। अब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हो और वो बोले कि इनके आपस में क्या एंगल है, एक उसने वेक्टर दे दिया 10j + 5k और एक वो दे दिया, यहाँ पे लिख दो 20i, एक वो दे रहा है 4i + 2j + k। वो कहता है इनका आपस में क्या वेक्टर है। जो बच्चा जिसको पता नहीं होगा ना, वो पहले तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेगा, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड लेगा, फिर डिवाइड करेगा, मतलब वो इस वाले फार्मूले से एंगल निकालेगा, a.b = ab cos थीटा। इसको इधर ला के डिवाइड करेगा, ऐसे करके ना वो एंगल निकालेगा, तो उसको कोई लग जाएगा तकरीबन 5 मिनट लगा लो। अगर बहुत तेज़ भी कैलकुलेशन करता होगा तो 5 मिनट उसको इस पर लग जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे का थोड़ा सा दिमाग चल रहा होगा ना, वो देखेगा हमने किया क्या है। इधर से अगर हम 5 कॉमन ले, ऊपर वाले में से 5, तो ये वाला वेक्टर बन रहा है ना, इसका क्या मतलब हुआ, इधर से मैंने 5 कॉमन लिया ऐसे 4i + 2j + k। इसका मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड में डिफ़र कर रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, पीछे वेक्टर वो बन रहा है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन सेम है, तभी तो आई जे के सेम आ रहा है। डायरेक्शन सेम है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज है। अगर डायरेक्शन सेम हो तो एंगल क्या होता है, एंगल 0 होता है। हमें ये सारा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 5 मिनट ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 1 सेकंड के अंदर मैंने बस जज किया इसके अंदर क्या है और थीटा = 0 निकाल दिया। बच्चे पेपर के अंदर यही गलती करते हैं, बच्चे पेपर के अंदर सीधे सीधे सवाल पे 5 मिनट ज़ाया करके, उनको क्योंकि अपने पे यकीन ही नहीं होता, वो उनको ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना सीधा सवाल आ गया हमारे पास। वो सोच रहे होते हैं ये सवाल तो कभी आ ही नहीं सकता, वो लंबा मेथड लगाते हैं, तब भी आंसर 0 ही आता है एंड पे आके। और मैंने 1 सेकंड के अंदर 0 निकाला है, मेरे 1 सेकंड में निकालने में और उनके 5 मिनट ज़ाया करने में बड़ा फ़र्क है। मैं आगे 5-6 सवाल और कर लूँगा 5 मिनट के अंदर, और वो अभी उस पर फंसे होंगे, फिर उन पर प्रेशर आ जाएगा कि अभी इतने सवाल पड़े हुए हैं, फिर उनसे अगले सवाल भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। आपने उधर अपना दिमाग खोल के बैठना है, क्योंकि ये हर बंदे को पता तो होगा ये बात, ऐसा नहीं है, बड़ी आसान बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो अपने पे शक करने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कन्फर्म ये तो हो ही नहीं सकता, मैं इसको कन्फर्म करता हूँ। कन्फर्म करने के लिए वो फिर लंबे मेथड्स के अंदर घुस जाते हैं, फिर उनको टाइम लग जाता है, तो फिर जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। बस ये नहीं रखना, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और बस बिस्मिल्लाह पढ़ के लगा दो, ठीक है। अच्छा, जब एक और चीज़ ये प्रॉपर्टी है A क्रॉस B की, ये हमें क्या देता है, इट गिव्स अस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
तो इस तरह भी आ सकता है कि वो ए वेक्टर दे दे 5j + 2k और एक बी वेक्टर दे दे 3i + 9j + 4k और वो बोले दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया। हमने बस क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। कैसे करना है? उसी डिटर्मिनेंट वाले तरीके से। ये आप लोगों ने करना है, देख लो एक दफ़ा क्वेश्चन और बैठ के सॉल्व करो। हो जाए तो फिर मुझे बताना है इसका आंसर क्या था, ग्रुप के अंदर भेज देना ईटी क्लास वाले। सही है। फिर ये अभी डिस्कशन सिर्फ चल रही है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इस इतनी बड़ी डिस्कशन है ना ये, इसके अंदर ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। अब सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट मैंने बताया था क्या होता है। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट अगर ए का ए से ही लें तो क्या बनेगा a², लेकिन ए क्रॉस ए लें तो क्या बनेगा 0 नहीं बनेगा, नल वेक्टर, नल वेक्टर, नल वेक्टर। और i क्रॉस i होता है 1, i डॉट j होता है 0, i क्रॉस j होता है k और j क्रॉस i होता है -i और -k। सही है। अब इससे रिलेटेड भी इतने सवाल आते हैं, जैसे वो कहता है a j क्रॉस k, ये वाला आंसर बताओ। ये आ चुका है, बहुत दफ़ा आ चुका है, हर टेस्ट के अंदर आया हुआ है। तो ये इसका आंसर क्या होता है, j × k होता है i, तो इसका आंसर आ गया 1। अगर वो उल्टा लिख देता k × j लिख देता तो यहाँ पे आता -i और इसका आंसर -1 हो जाता। एक माइनस की मिस्टेक से आपका सवाल गलत हो सकता है। एक छोटी सी मिस्टेक, माइनस की मिस्टेक से आपका 1 नंबर कट रहा है और आपको लग रहा होगा 1 नंबर क्या है, कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसे ऐसे 1 नंबर आपके कटेंगे ना, आपको समझ भी नहीं लगेगी वहाँ पे कि इस तरह के मेरा 1 नंबर भी कट गया। तो इस वजह से दिमाग खोल के बैठना है भाई, ये नहीं करना छोटे आसान सवालों पे अपने नंबर कटवा लो तो फिर बचेगा ही क्या। जिसके 130 आने थे उसने आसान सवाल पे भी नंबर कटवा लिए, फिर उससे 110 ही आएंगे ना। सही है, ये हो गया। उसके बाद टॉर्क, इसके अंदर टॉर्क आता है। टॉर्क इसके चैप्टर के अंदर क्यों आता है, क्योंकि टॉर्क भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट किसके दरमियान में है, आर। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ का क्या मतलब है, आर इसके अंदर है मोमेंट आर्म, एफ है फोर्स। असल में टॉर्क अगर हम बात करें ना, टॉर्क इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन। सही है। ये क्वेश्चन भी आता है कि एक्सेलरेशन जो काम करती है लीनियर मोशन के अंदर, वो क्या करती है, एफ़ प्रोड्यूस करती है। तो अल्फ़ा क्या करती है, अल्फ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये इस तरह कन्वेंशन से ही आता है कि इफ़ लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस फोर्स देन व्हाट डज एंगुलर एक्सेलरेशन डू, तो वो क्या करती है, टॉर्क प्रोड्यूस करती है। डायमेंशनली टॉर्क किसके इक्वल होता है, अगर डायमेंशनली देखें टॉर्क इक्वल्स टू वर्क होता है। ये कैसे, आर एफ होता है न्यूटन, ये होता है मीटर, और एफ डब्ल्यू क्या होता है, एफ इंटू डी। एफ क्या है न्यूटन, डी क्या है मीटर, तो ये दोनों आपस में डायमेंशनली इक्वल होते हैं। फिर आर एफ और इसका अगर वेक्टर फॉर्म को खोल के देखें तो क्या होता है, वैसे तो ये होता है आर क्रॉस एफ। अच्छा, इसकी ये तरतीब भी सही रहनी चाहिए, हमेशा आर पहले आता है। आर बाद में कर दोगे ना तो वेक्टर हमेशा उसको सेटिस्फाई नहीं करता। आर बाद में रख लोगे तो ये माइनस के इक्वल होगा, फिर माइनस लगाना पड़ेगा आपको। तो इस वजह से आपको इसकी तरतीब याद रखनी पड़ेगी, कभी भी एफ़ क्रॉस आर नहीं लिखना, आर क्रॉस एफ़ होता है। लेकिन जब आप ये हटा दोगे क्रॉस तो ये तब आप कर सकते हो आर एफ साइन थीटा और साथ में एन फाई। सही है। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, हम साइन के फंक्शन को देखेंगे। साइन जब मैक्सिमम होता है, साइन मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री जब आर और एफ़ के अंदर 90 डिग्री होगा तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। फिर क्वेश्चन आता है टॉर्क इज़ अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ।
अभी मैंने एक बात बताई थी, वही वाली बात है, ये बस थोड़ी सी इसकी वर्डिंग चेंज है। रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, समझ लगी। फिर टॉर्क, फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट टॉर्क: मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पिवट पॉइंट एंड द एंगल बिटवीन एफ एंड आर। ये चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं हमारे टॉर्क को। फिर ये तीन जो है ना, डायरेक्शन अल्टरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जितने भी दिए ना उन सब के अंदर आई है, सब के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? इफ़ एफ इज़ रिवर्स्ड देन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज़ ऑल्सो रिवर्स। अगर एफ इधर लग रहा था पहले, अब इधर लग रहा है, तो टॉर्क इज़ ऑल्सो रिवर्स। ये आता है इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफ देन व्हाट विल हैपन टू द टॉर्क। अगर वो क्लॉकवाइज था तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये फ़र्क पड़ेगा। फिर अगर आर रिवर्स होगा तब भी डायरेक्शन टॉर्क की रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा करें कि आर बोथ, एक दफ़ा आर रिवर्स हुआ है, आर रिवर्स, और एफ भी रिवर्स हो गया, दोनों रिवर्स हो गए, तब टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीन। फिर आता है कपल। कपल क्या होता है? वो वाला कपल नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, अपने दिमाग को थोड़ा साफ करो। ये फिज़िक्स वाला कपल है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कंस्टिट्यूट्स अ कपल। एक अगर ऐसे रोटेटिंग बॉडी है, एक फोर्स, दो फोर्स लग रही है लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ऐसे, तो वो कपल प्रोड्यूस करती हैं। कपल के हमारे पास एडवांटेज क्या है कि हम उस पूरा डायमीटर लेते हैं वो वाला, और कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं F1 × D, तो हमारे पास कपल आ जाता है। इसके अंदर एंगल लूंगल लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये वैसे ही परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है। कपल होता ही प्रोड्यूस तब है जब वो परपेंडिकुलर होता है, सही है। फिर आते हैं इक्विलिब्रियम के केसेस। इक्विलिब्रियम की पहले तो कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब वो इक्विलिब्रियम में आएगा, अदरवाइज़ वो एक कंडीशन से वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस इक्विलिब्रियम की भी टाइप है। पहली कंडीशन क्या है कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड, नेट फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन है कि F, सम ऑफ F इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है? एक बॉडी है ऐसे, उस पर एक फोर्स ऊपर लग रही है 5 न्यूटन की, एक फोर्स नीचे लग रही है 5 न्यूटन की, एक इधर लग रही है 7 की तो एक इधर लग रही है 7 की। इस पर नेट इफेक्ट तो 0 हो गया, ये वाला 7 इसको कैंसिल करेगा, ये वाला 5 इसको, तो ये इक्विलिब्रियम में है। जो चीज़ इस इक्वेशन को, इसको सेटिस्फाई कर रही है तो वो चीज़ है इक्विलिब्रियम के अंदर फर्स्ट कंडीशन के लिहाज से। और अब सेकंड कंडीशन क्या है कि उस पर सम ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू 0 होगा। सम ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू 0 क्या मतलब है? सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब इसका क्या मतलब है? एक अगर ऐसे बॉडी है, अगर वो इतना इधर जा रही है तो इतना ही वो इधर भी जाएगी, तब जाके वो इक्विलिब्रियम में होगी। इन दोनों टाइप का बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसा कि एक न्यूमेरिकल की मैं एग्जांपल देता हूँ। वो कहते हैं एक ये बॉडी है एट x डिस्टेंस, और एक ये बॉडी है एट 70 डिस्टेंस। इस बॉडी का वेट है 50 और इस बॉडी का वेट है 100। तो बताओ ये x डिस्टेंस कितना है? हम क्या करेंगे? एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। उधर वाला अगर क्लॉकवाइज है तो इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज। 100 × x इक्वल्स टू 70 × 50। ये गया, ये गया। x इक्वल्स टू 7 × 5 35। आंसर आ गया। x ये डिस्टेंस कितना है? 35। और फिर वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस, तो वो 105 हो गया। ये पूरा 105 के इक्वल है।
ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अपना दिमाग खोल के रहना है, यही नहीं जो मैंने क्वेश्चन कराए हमेशा यही आएंगे। क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं और चेंज हो नहीं सकते, आएंगे ही चेंज। आप लोगों को पक्की पकाई रोटी थोड़ी ना मिलनी है, एनिटी आपकी खाला का घर थोड़ी ना है कि वो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वही आएंगे। वो तो अपनी तरफ से क्वेश्चन देंगे और मुश्किल भी होंगे, तो आपने वहाँ घबराना नहीं है। जो पढ़ाया है इंशाल्लाह उसी में से आएगा, लेकिन बस आपको अपना दिमाग यूज़ करना आना चाहिए। दिमाग को इस तरह यूज़ करो कि कोई भी कंडीशन दे दे, आप इस कंडीशन को उस तरफ मोड़ लो, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कुछ आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज़ अ पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज़ कंसनट्रेटेड। ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरा वेट ऑफ द बॉडी कंसनट्रेटेड होता है। अगर कुछ शेप्स की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट आती हैं, रेक्टेंगुलर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है, रेक्टेंगल का होता है उनके जहाँ पे वो मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, यहाँ पे जहाँ पे भी मीट करेंगे। फिर उसका भी स्क्वायर का भी ऐसे ही होता है, ऐसे यहाँ पे इसका। फिर अगर इसकी बात करें तो इसका ऐसे होता है यहाँ पे। इसकी बात करें तो जहाँ पे इसके मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे यहाँ पे। और सिलेंडर का होता है ऐसे, उसके बीच वाली लाइन इस पे कांस्टेंट होता है पूरी लाइन पे। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि एक कप है, हॉलो कप, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होलो स्पेस इनसाइड द कप, इसका ये आंसर है। ये बड़ा मज़े का सवाल है और बड़ा फेवरेट सवाल भी है इनका एनईटी वालों का कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ होलो कप। तो द स्पेस इनसाइड द कप इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द कप। आप तो बोलोगे उधर तो कुछ है ही नहीं, तो उसका कैसे है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये फिज़िक्स है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर सवाल आता है, एक बड़ा मज़े का सवाल है। इफ़ अ यूनिफॉर्म रॉड इज़ पिवटेड एट पॉइंट ए, द वेट ऑफ द रॉड विल बी। ये एक रॉड है, ये यहाँ पे पिवट हुआ हुआ है ऐसे करके, यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस है, ये यहाँ से 3 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। एक वेट यहाँ पे है, एक वेट यहाँ पे है। वो कहता है इस जो रॉड का क्या वेट होगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये शुक्र है आ गया ना, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। दो तो ये वेट ऐड कर रहे हैं, एक वेट रोड का भी ऐड कर रहा है। रोड का वेट कहाँ पे ऐड कर रहा होगा? उसके बीच वाले डिस्टेंस पे। एक अगर इधर है, पहले हम इसका टोटल निकाल लेंगे, 1 + 3 4, तो इसका हाफ करेंगे 2, तकरीबन यहाँ कहीं करके ना इसका भी वेट ऐड कर रहा होगा जो कि W है और ये X है। उसने बोला हमने इसका वेट बताना है कितना है, सही है। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर x नहीं है, ये अगर 2 पे है ना, 2 का क्या मतलब है, एक यहाँ से हो गया और एक ये, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, सही है। इससे पीछे 2 है, सही हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है? 0, 400 × 1। फिर क्लॉकवाइज कितना है? 1 × W जो हमने फाइंड करना है, और फिर 3 × 100, ठीक है। इसको ऐड करो 300 और इधर से माइनस कर दो 400 - 300, तो ये 100 आ गया इसका वेट। ऐसे करना है ये सवाल, सही है। फिर स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स होती हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है कि अगर बॉडी, ये एक बॉडी पड़ी हुई है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, मैं इसको हल्का सा इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कराऊँ, इसको हल्का सा उठाऊँ ऊपर को, तो ये वापस अपनी पोजीशन में आके गिर जाए, वापस इधर आके गिर जाए, तो ऐसी उसको स्टेट को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर यही बॉडी मैं ऐसे पुट कर दूँ, स्ट्रेट खड़ी कर दूँ ऐसे करके, और मैं फिर इसको हल्का सा नीचे की तरफ लाऊं ऐसे करके, और ये वापस आने के बजाय नीचे गिर जाए, यहाँ पे गिर जाए, तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ऐसा इक्विलिब्रियम, चाहे मैं इसको ऐसी बॉडी, मोस्टली फुटबॉल या कोई सर्कुलर बॉडी होती है जिसको मैं जितना मर्ज़ी हिलाता रहूँ,
वो ऐसे ही रहे, ऐसे ही, उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये हम चेक कैसे करते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है, रीज़न ऑफ स्टेबिलिटी उसकी तब होती है कि मैंने उसका सेंटर और ग्रेविटी रेस किया लेकिन वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया, तब वो होएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा मैंने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेस किया लेकिन वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे किया और वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी टोटली नीचे गिर गया। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा ये है ना कांस्टेंट जा रहा है, कांस्टेंट। इसके अंदर क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो रहा था स्टेबल के अंदर, और अनस्टेबल के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर रहा था। तो ये बस फ़र्क है, ऊपर आएगा तो स्टेबल, नीचे जाएगा तो अनस्टेबल, कांस्टेंट रहेगा तो न्यूट्रल। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एंटी टेस्ट के लिहाज से, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है इसके अंदर से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, नए सवाल बन सकते हैं। तो ऐसे चैप्टर के अंदर से काफ़ी सवाल आते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं ना थ्योरी वाले, उसके अंदर से जितना मर्जी आप उसको निकाल लो, नया सवाल नहीं बन सकता है, वही थ्योरी वाला सवाल रिपीट होता है, थोड़ी बहुत उसकी वर्डिंग चेंज होती है। लेकिन ये ऐसा सवाल है इसके अंदर से नए नए सवाल बन सकते हैं, नई नई वैल्यूज़ चेंज करके आ सकती हैं, थोड़ा बहुत कंडीशन चेंज हो सकती हैं। तो इस चैप्टर की आपने ज़्यादा अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, इंशाल्लाह अब अगला लेक्चर आएगा।